बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2023 हुआ ख़त्म और 2024 चल रहा है। क्या आपको मालूम है 2024 में तुर्की को हुए 100 साल पूरे? क्या आपको मालूम है आज से 100 साल पहले 1923 में वर्ल्ड वार 1 के बाद तुर्की को आज़ादी मिली, लेकिन तुर्की की आज़ादी और अदर कंट्रीज़ की आज़ादी में बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि दूसरे मुल्क इटली, फ्रांस या ब्रिटिश वगैरह से आज़ाद होकर बने, लेकिन तुर्की को आज़ादी मिली ओटोमन एम्पायर से, यानी उस्मानिया सल्तनत से। आज से 100 साल पहले 1923 में तुर्की के फाउंडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म करके आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद को भी तख्त से हटा दिया, और ऐसे ही इस दुनिया से वो निज़ाम ख़त्म हुआ जो 1300 सालों से चलता आ रहा था, खिलाफत का। तो आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि कैसे खिलाफत इस दुनिया से ख़त्म हुई और आखिरी खलीफा को कैसे निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त आमना अली और आप देख रहे हैं मिस्टर मोहम्मद अली यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस दुनिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद थे, जो सन 1923 में तुर्की से हमेशा के लिए अपनी फैमिली को लेकर चले गए। सुल्तान अब्दुल मजीद के ख़ानदान यानी उस्मानिया ख़ानदान ने 600 साल तक तुर्की पर हुकूमत की। सिर्फ तुर्की पर ही नहीं, इस ख़ानदान ने 3 कॉन्टिनेंट पर भी हुकूमत की थी। ये इलाका जिसे आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं, पर हकीकत में ये कभी तुर्की था ही नहीं, बल्कि तुर्किश लोग यहाँ के रहने वाले नहीं, इससे बहुत दूर सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे, जिस इलाके को आजकल तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है। ये इलाका जिसे आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ग्रीक और रोमन रहते थे। तारीख में तुर्किश लोगों की कोई वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम आया तो इन लोगों की तारीख ही बदल गई। असल में हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहली मुसलमान खिलाफत थी। खिलाफत राशिद बहुत ही तेज़ी से फैलती गई और रोमन एम्पायर एंड बर्जीन एम्पायर को फतेह कर लिया, लेकिन यह खिलाफत सिर्फ 30 सालों तक चली। 30 सालों के बाद ये खिलाफत भी ख़त्म हो गई और एक नई खिलाफत शुरू हुई, खिलाफत उमैया। खिलाफत उमैया में एक मसला यह भी था कि ये अपनी खिलाफत में सिर्फ अरबियों को ही इम्पोर्टेंस देते थे, इसकी वजह से बाकी इलाके इनसे खुश नहीं थे। ये खिलाफत बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन 90 सालों के बाद अरब के एक ख़ानदान ने इनसे यह खिलाफत छीन ली और दुनिया में एक नई खिलाफत ने जन्म लिया, खिलाफत अब्बासी खिलाफत। दोनों खिलाफतों में बड़ा डिफरेंस ये भी था कि अब्बासी खिलाफत सिर्फ अरबों को ही नहीं, लेकिन दुनिया की दूसरी कौमों को भी इम्पोर्टेंस पोजीशन देने लगे, जिसकी वजह से दुनिया के बेहतरीन लोग इस खिलाफत के कैपिटल सिटी यानी बगदाद में जमा होने लगे, और देखते ही देखते बगदाद दुनिया का बेस्ट सिटी बन गया। इस दौर को इस्लाम का गोल्डन एज भी कहा जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, साइंस, इतना के इंडस्ट्री भी मतलब के स्टोरी टाइप हो, और यहीं से दुनिया की बेहतरीन एंड फेमस स्टोरीज पैदा हुई। इनमें अलादीन, अली बाबा, सिम्बा वगैरह स्टोरीज मौजूद हैं, जिनमें से जिन्हें आज भी लोग बिलियंस डॉलर कमा रहे हैं। और ऐसे ही इस्लामिक खिलाफत आगे बढ़ती गई और सेंट्रल एशिया तक आ पहुंची, जहां पर पहली बार तुर्किश कबीलों ने भी इस्लाम कबूल किया। सबसे पहले जिस तुर्किश लीडर ने इस्लाम कबूल किया उसका नाम था सल्जूक, जिसके बेटे तुगरुल ने आगे चलकर इस पूरे इलाके को फतेह किया और एक नई सल्तनत बनाई जिसका नाम सल्जूक सल्तनत था। लेकिन
इस सल्तनत का बादशाह हमेशा सुल्तान कहलाता था, खलीफा नहीं। खलीफा सिर्फ उस अब्बासी बादशाह को कहा जाता था जो कि अरबी होता था। जो सल्तनत की ताकत की वजह से तुर्किश कबीले अब सेंट्रल एशिया से निकलकर दुनिया में फैलने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता ये सल्तनत अनातोलिया यानी हम जिसे आज तुर्की के नाम से जानते हैं वहां तक पहुंच गई और रोमन एम्पायर से जंग की, जिसमें रोमन एम्पायर को बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त हुई। जिसके बाद तुर्किश लोग, तुर्किश कबीले आस्ता आस्ता इस इलाके अनातोलिया यानी आज के तुर्की में आबाद होने लगे। इन सल्तनत के जो पावरफुल ताकतवर कबीले होते थे वो इस सल्तनत के कैपिटल यानी ईरान के बिल्कुल ही नज़दीक रहते थे और जो कमज़ोर कबीले होते थे वो इस यहाँ से बहुत दूर इस सल्तनत के बॉर्डर्स पर रहते थे। उन कबीलों में से एक कबीले के सरदार का नाम था उस्मान सरदार। उस्मान सरदार के अनातोलिया के एक छोटे से हिस्से पर हुकूमत थी, लेकिन आगे चलकर इसके खानदान ने इस पूरे इलाके को फतेह कर लिया और अपनी एक अलग रियासत बना ली जिसका नाम उस्मानिया सल्तनत था। लेकिन इस सल्तनत एंड बाकी मुसलमान सल्तनतों में बहुत ही डिफरेंट था, फ़र्क था, क्योंकि बाकी मुसलमान सल्तनत के हुक्मरान जो थे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन ये वाहिद मुसलमान सल्तनत थी जो वेस्ट यानी यूरोप की तरफ बढ़ने लगी और पहली बार मुसलमान यूरोप को फतेह करने लगे और आगे चलकर इसी सल्तनत उस्मानिया के एक बादशाह सुल्तान मोहम्मद फातेह ने दुनिया यानी आज के इस्तांबुल को फतेह किया, जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो इसे फतेह करेगा वो जिंदा ही जन्नती है यानी जियरिंग जन्नती है। और इस फतेह को पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जोरों शोर से मनाया। फतेह के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अब्बासियों से ज्यादा उस्मानियों को अपना लीडर मानने लगे, लेकिन इस वक्त तक भी उस्मानी बादशाह खुद को सुल्तान कहलाते थे, खलीफा नहीं। खलीफा अब भी अब्बासी हुक्मरान को कहा जाता था जो कि अरबी होता था। लेकिन इस्तांबुल की फतह के 50 साल बाद उस्मानिया सल्तनत के एक बादशाह सुल्तान सलीम ने ये पूरा निज़ाम सिस्टम ही बदल दिया। उसने यूरोप से ध्यान हटाकर इजिप्ट की हुकूमत पर हमला किया और एक साल में अपनी हुकूमत की साइज को डबल कर दिया, मतलब इस पूरे इलाके को फतेह किया। और सुल्तान सलीम अपने साथ अब्बासी खलीफा मुतवक्किल III को अपने साथ इस्तांबुल लेकर आए और यहाँ पर खिलाफत ट्रांसफर हुई। अब्बासी खलीफा मुतवक्किल III ने अपनी खिलाफत सुल्तान सलीम के हवाले की और साथ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार एंड अदर थिंग्स और भी कुछ चीज़ें थी जो सुल्तान सलीम के हवाले की, जो कि आज भी इस्तांबुल में मौजूद है। और इस तरह खिलाफत अरबियों से तुर्कों तक ट्रांसफ़र हुई और उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया खिलाफत बन गई, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर खिलाफत बन गई। उस्मानिया खिलाफत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर खिलाफत बन चुकी थी, जिसकी ताकत के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। उस्मानिया सल्तनत जैसे ही अपने उरूज पर पहुंची तो वहां से सब कुछ खराब होने लगा। यूरोप, जिसकी उस्मानिया सल्तनत के सामने कोई वैल्यू नहीं थी, वहां का एक आदमी क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को तलाश करने के चक्कर में अमेरिका दरियाफ्त कर बैठा, जिसके बाद यूरोप के पास इस पूरे इलाके की वेल जमा होने लगी और यूरोप देखते ही देखते उस्मानिया सल्तनत से आगे निकलता गया। सिर्फ यही नहीं, उस्मानी खिलाफत के अंदर भी खराबियां होना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता उस्मानी खलीफे अपनी आवाम से बहुत ही डिफरेंट दिखने लगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सलीम II, जिसको ब्लू आइज एंड ब्राउन हेयर की वजह से जाना जाता था। इससे पहले तुर्किश लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे।
لیکن یہ اس لیے ہوا کیونکہ عثمانی خلیفوں کے لیے جو عورتیں سلیکٹ کی جاتی تھی ان کا تعلق اکثر کرے یورپ کے یوکرین، رومانیہ، گریس وغیرہ سے ہوتا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ ان لڑکیوں کی، ان عورتوں کی نہ تو کوئی تربیت نہ کوئی اسلامک ویلیو تھی، یہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے عثمانی خلیفاؤں کی ملکائیں بن جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ عورتیں عثمانی خلیفاؤں کو اپنی طاقت کے لیے استعمال کرنے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کوسل سلطان نے اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے کئی عثمانی خلیفوں کو قتل بھی کیا، اور ان ملکاؤں کی یہ لڑائیاں 100 سال تک چلتی رہیں، جس کی وجہ سے عثمانیہ خلافت کو بہت ہی نقصان ہوا۔ اور سب سے بڑا جو نقصان تھا جس کی وجہ سے مسلمان ویسٹرن کنٹریز سے بہت ہی بالکل ہی پیچھے رہ گئے، وہ تھا پرنٹنگ پریس۔ جب عثمانیہ سلطنت، عثمانیہ خلافت اپنے عروج پر تھی، تبھی یورپ میں ایک مشین ایجاد ہوئی جس کا نام تھا پرنٹنگ پریس۔ اس سے پہلے دنیا میں ساری کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، لیکن اس مشین کے بعد ساری کتابیں اسی سے پرنٹ ہونے لگی، اور بہت ہی تیزی سے پرنٹ ہوتی تھی، بہت ہی تیزی سے دنیا میں کتابیں آنے لگیں۔ اس سے یورپ میں کتابیں بہت تیزی سے پھیلتی گئی اور علم ہر گھر تک پھیلنے لگا۔ یورپ میں لٹریسی بہت ہی تیزی سے اوپر جانے لگی، اور یہ انوینشن جب عثمانیہ سلطنت تک پہنچی تو وہاں کے علماء اور لیڈرز نے اسے حرام قرار دے کر بند کر دیا، اور پوری خلافت میں اسے پرنٹ کرنے پر پابندی لگا دی، جس وجہ سے یورپ میں علم اور نالج تیزی سے بڑھنے لگی اور مسلم دنیا بہت ہی پیچھے رہ گئی، جس کے 200 سال بعد یہ پابندی ہٹا دی گئی، لیکن ہی از ٹو لیٹ، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب یورپ مسلمانوں سے ترقی میں بہت آگے نکل چکا تھا، اور عثمانیہ خلافت اب اپنے زوال کی طرف بڑھنے لگی تھی، اور ورلڈ وار 1 تک عثمانیہ خلافت بہت ہی چھوٹے حصے تک رہ گئی تھی، اور ورلڈ وار 1 کے بعد ٹوٹنے لگی تھی، اور عربوں نے بھی برٹش سے مل کر عثمانیہ خلافت کو توڑنے کی فل کوشش کی۔ آخرکار 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دنیا کے آخری خلیفہ عبد المجید کو ترکی سے اپنی فیملی سمیت ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اس شخص مصطفیٰ کمال اتا ترک کو خلافت سے اتنی تو نفرت تھی کہ ترکی سے خلافت کا نظام ہی ختم کر دیا، اور اسلام کو بھی ترکی سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہا، اور ترکی میں عجیب و غریب قسموں کی تبدیلیاں کرنے لگا۔ فار ایگزامپل، جیسے پہلے ترکش لوگ ایسے عربی میں لکھتے تھے، لیکن مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ایسے یورپین اسٹائلز میں انہیں چینج کر دیا، اور حجاب پر بھی پابندی لگا دی گئی، اتنے قدر کہ ترکی میں اذان پر بھی پابندی لگا دی گئی، مطلب کہ ترکی کے آزاد ہونے کے بعد 18 سال تک ترکش زبان میں اذان دی جاتی تھی، اتنے قدر کہ اذان میں اللہ کو اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، مطلب اللہ کی جگہ ترکش لفظ ڈنگ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو بھی ان لفظوں کو چینج کرنا چاہتا تو ترکی کی فوج اسے ہٹا دیتی تھی، اور اسی طرح 1924 میں اس دنیا سے خلافت کا نظام بالکل ہی ختم ہو گیا، اور آج خلافتی نظام کو ختم ہوئے 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، اسی سے کرتے ہیں اس ویڈیو کو ختم، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، لیکن کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگلی ویڈیو آپ کو کون سے ٹاپک پہ چاہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا، اور بیل کے آئیکن کو آن کرنا نہ بھولنا، ویڈیو کو کر دیجیے لائک، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔